आज अपने प्रश्नावली 5, ठीक है, अध्याय 5 मानो। अध्याय 5 है, इसका नाम है अपने ज्यामिति। ठीक है, अगर आप इस अध्याय के अंदर इस बेसिक को पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ये अध्याय ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इस बेसिक को ध्यान से समझना है, लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना अध्याय चालू करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हो कि अपने प्रश्नावली का नाम है ज्यामिति। ठीक है, अब ज्यामिति जो है, इस ज्यामिति का उद्गम कैसे हुआ, किस भाषा से हुआ, किस लिए हुआ, वो अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, अपने प्रश्नावली अध्याय अपने 5 है, उसका बेसिक देखो। प्रश्नावली का नाम है अपने ज्यामिति। क्या नाम है? ज्यामिति। अब ज्यामिति जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। अब ज्यामिति का हम संधि विच्छेद करेंगे, तो टुकड़े करेंगे। तो एक तो आया अपने पास जियो, एक आया अपने पास मीट्रिक। ठीक है, ज्यामिति, जियो और मीट्रिक। अब आपको सर जियो और मीट्रिक ये यूनानी भाषा के शब्द है, इन दोनों को मिला दे तो क्या बन गया? अपने ज्यामिति बन गया। ठीक है, अब देखो, इस जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी, या क्या बोल सकते हैं उसको, भूमि बोल सकते हैं। ठीक है, मीटरिंग का मतलब क्या होता है? मापन या मापना। पृथ्वी को मापन या पृथ्वी को या भूमि को मापना। अच्छा, जो भूमि थी अपने, तो भूमि को मापने के लिए समस्याएं पैदा होती थी कि भी भूमि को नापे कैसे। ठीक है, तो भूमि को नापने के लिए हम हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने किसका उद्गम किया, किसका विशेष अध्ययन किया? ज्यामिति का। ठीक है, तो ज्यामिति का मतलब क्या हो गया? जियो और मीट्रिन मतलब क्या हो गया? भूमि और का मापन। ठीक है, भूमि का मापन करने के लिए किसका उद्गम किया गया? अपने ज्यामिति का उद्गम किया गया है। ठीक है, अब देखो ज्यामिति का उद्गम किसने किया। अभी देखो ज्यामिति का अर्थ समझ में आ गया, और ज्यामिति का अर्थ समझ में आ गया तो किस लिए हुआ ज्यामिति का प्रचार प्रसार? क्यों हुआ? क्योंकि भूमि को मापने के लिए समस्याएं पैदा होती थी, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए ज्यामिति का उद्गम हुआ, ज्यामिति का प्रचार या प्रसार हुआ। ठीक है, ज्यामिति का उद्गम भूमि को मापने संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। ठीक है, आज तो अपने भूमि है, अपन आराम से माप सकते हैं, लेकिन आज से काफी वर्ष पुरानी बात है, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी रियासत थी, तब भूमि को कैसे मापते थे, उसका उसका तो कोई प्रचुर अपने पास था नहीं मैटर कि भी कैसे किस प्रकार से मापे। फीते, अभी तो कोई फीते हैं, मापन है सबका, पहले कोई मापन नहीं था। तो इसीलिए ज्यामिति का उद्गम भूमि को मापने संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफी समय पूर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ज्यामिति के विकास के लिए महान गणितज्ञ यूक्लिड महोदय का योगदान रहा। ज्यामिति का विकास किसने किया? यूक्लिड महोदय ने, जो कि क्या थे? एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड जैसे सबसे पहले कौन था? यूक्लिड थे। ठीक है, उसके बाद में पाइथागोरस आए होंगे, उसके बाद में अन्य कोई आए होंगे, तो सबसे सर्वप्रथम जिसने ज्यामिति का उद्गम किया उसका नाम क्या था? यूक्लिड महोदय। ये महान गणितज्ञ थे। ठीक है, अब देखो, यूक्लिड महोदय गणितज्ञ हैं, इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? एलिमेंट्स नामक ग्रंथ लिखा। एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है कि यूक्लिड महोदय ने कौन सा ग्रंथ लिखा था ज्यामिति के ऊपर, वो बताइए आप। तो अपन को याद रखना है कि एलिमेंट्स नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? यूक्लिड महोदय ने। किसके ऊपर लिखा? ज्यामिति के ऊपर। ठीक है, अब देखो, इस एलिमेंट ग्रंथ में क्या क्या है, जिसमें 13 अध्यायों का समावेश है। इसके अंदर क्या है? 13 अध्याय है। ठीक है, फिर देखो, इन अध्यायों को पुस्तिका कहा है। ठीक है, इन अध्यायों को हम क्या बोलेंगे? पुस्तिकाएं बोलेंगे। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक था, इसके बाद अपनी और बेसिक बात की। पहले इसको उतार लो अच्छे से, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, उतारो इसको। अब देखो, अपने जो ज्यामिति है, उस ज्यामिति में यूक्लिड महोदय ने हमें किस प्रकार इसके अंदर समझाया है कि भी इसको किस आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे, या फिर किस आधार पर अपन इसकी परिभाषाएं दे सकते हैं। तो देखो, यूक्लिड महोदय ने क्या कहा है, निम्न आधारों पर यूक्लिड ने समझाया है। क्या समझाया है? किसको समझाया है? अपन को ज्यामिति को समझाया है। देखो, पहला आएगी परिभाषाएं दी उसने। ठीक है, दूसरा है अभिग्रहित दिए उसने, तीसरा है अभिधारणाएं दी उन्होंने। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले का क्या आ रही है अपने पास? परिभाषाएं, फिर आएंगे अभिग्रहित, फिर आएंगी अभिधारणाएं। वैसे ठीक है, कुल परिभाषाओं की बात की जाए तो कुल परिभाषाएं अपने इसके अंदर है 23। कितनी है? 23।
कुल परिभाषा कितनी दी उन्होंने, कुल परिभाषा दी उन्होंने 23, ठीक है, जिसमें हम कौन 9th क्लास वाले, ठीक है, हम जो है एनसीईआरटी की बुक में 7 परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, 7 परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना है आपको कि यूक्लिड ने कुल कितनी परिभाषाएं दी है, तो कुल परिभाषाएं उन्होंने दी हैं 23 परिभाषाएं दी है, और अपनी जो 9th की बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर कितनी परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन, 7 परिभाषाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। और अभिग्रत दिए उसने 7 और अभिधारणाएं दी उन्होंने 5, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको कि अभिग्रत कितने दिए उन्होंने और अभिधारणाएं कितनी दी। सबसे पहले आ रहा है अपने पास परिभाषाएं, तो अपने परिभाषाएं कितनी है एनसीईआरटी की बुक में, 7 परिभाषाएं। देखो 7 परिभाषाएं कौन कौन सी है, यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाएं। पहली है, एक बिंदु का कोई भाग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये मैंने बिंदु बना दिया, ठीक है। अब इस बिंदु की लंबाई नहीं नाप सकते अपन, चौड़ा कितना है नहीं नाप सकते, इसकी ऊंचाई कितनी है वो अपन नहीं माप सकते, ठीक है। तो एक बिंदु का कोई भाग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, मतलब एक बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, केवल बिंदु होता है, ठीक है। बिंदु का कोई भी भाग नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, बिंदु होता है। आपको ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ सकता है सत्य असत्य के अंदर कि एक बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है या नहीं होती है, तो आपको उत्तर देना है कि नहीं होती है, ठीक है। पहला हो गया, पहली परिभाषा समझ में आ गई सबको। अब देखो दूसरी, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है। एक रेखा जो है चौड़ाई रहित मतलब जिसके अंदर चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई रहित का मतलब क्या होता है, जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है, लंबाई होती है, ठीक है। जैसे कि ये रेखा खींच दी मैंने, ठीक है। अब इस रेखा के अंदर इसकी क्या है, लंबाई तो है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई नहीं होती है, रेखा की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है, तो क्या होती है, रेखा की लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। दूसरी परिभाषा में समझ में आ गई होगी आपको, एक रेखा की चौड़ाई रहित होती है, मतलब चौड़ाई नहीं होती है, उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ये लंबाई अपन माप सकते हैं, इस चौड़ाई को अपन माप नहीं सकते कि भी ये कितनी है। इसकी लंबाई अपन माप सकते हैं, जैसे मान लो ये रेखा है, इसकी ये चौड़ाई है, जैसे ये तो मार्कर है, इसकी तो माप सकते हैं, लेकिन इसकी ये चौड़ाई है, ये रेखा है, इसकी चौड़ाई अपन नहीं माप सकते, ठीक है। देखो तीसरी परिभाषा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई रेखा है, ठीक है, इसके सिरे कितने हैं, 2 सिरे, एक तो इधर है और एक इधर है, ठीक है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब जो ये सिरे है यहाँ पे, एक तो ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया, ये भी क्या है, बिंदु है, और ये भी क्या है, बिंदु है। एक रेखा के कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं, और दोनों क्या बोलते हैं अपन, बिंदु कहते हैं, ठीक है। तीसरी परिभाषा समझ में आ गई होगी, एक रेखा के, रेखा ये हो गई कि सिरे ये वाला और ये वाला बिंदु होते हैं, तो ये बिंदु हो गया और ये भी क्या हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है। फिर देखो चौथी परिभाषा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है। अब देखो सपाट का नाम ले आया, ठीक है ना। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, ये रेखा है, अब ये रेखा कैसे बनी, देखो 2 बिंदु तो हो गए, सिरे हो गए इसके, यह भी बिंदु है, बिंदु बिंदु बिंदु, सारे बिंदु बिंदु के क्या किया, एक रेखा का निर्माण करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि एक सीधी रेखा ये होगी, ऐसी रेखा है, ये रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं मतलब खुद पर बिंदुओं के साथ मतलब देखो बिंदु 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 आ रहे हैं, सपाट रूप से स्थित होती है, मतलब बिंदुओं के साथ में क्या है, सपाट रूप से ये स्थित है। इसके सामने ये चित्र बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, तो बिंदु बिंदु थोड़ा डार्क बनना तो सही से समझ में आ जाएगा। परिभाषा समझ में आ गई, एक बार वापस देख लो, एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है, ऐसी रेखा है, ये ऐसी रेखा है जो स्वयं पर मतलब खुद पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, मतलब डॉट 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 मतलब बिंदु 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 से मिलकर क्या बनी, ये पूरी एक रेखा बनती है, ठीक है। चौथी परिभाषा समझ में आ गई। अब देखेंगे परिभाषा नंबर 5, एक पृष्ठ का मतलब मान लो कि आपकी कॉपी का पेज है, ये भी क्या है, एक पृष्ठ है, ये समतल वाली आकृति दिख रही है आपको, ये भी क्या है, एक
पृष्ठ, ये आपकी कॉपी का पेज मान लो, ये पेज हो गया, ये क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। देखो ये तो क्या होगा, इसकी लंबाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये तो गया एल, ये हो गया बी, और ऊंचाई तो है नहीं इसके अंदर, लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। हिंदी में लिख लो बोले, लंबाई और चौड़ाई। इस पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। परिभाषा ने यही बोला, एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, तो ये पृष्ठ कैसा हो गया, इसकी लंबाई भी है और क्या है, चौड़ाई भी, ठीक है। छठी परिभाषा देखो, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। इस पांचवी परिभाषा के सामने ये चित्र बना लेना, ठीक है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, पृष्ठ के किनारे, मान लो कि ये पूरा एक क्या है, पृष्ठ, ठीक है, ये पूरा एक पृष्ठ हो गया। अब देखो इसके किनारे, एक किनारा तो ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, रेखा हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, एक रेखा हो गई, ये भी क्या हो गई, रेखा, और ये भी क्या हो गई, रेखा हो गई, ठीक है। इसके सामने चित्र बना लेना ऐसा, ये क्या हो गई, रेखा, ये भी क्या हो गई, रेखा, और ये भी क्या रेखा है, और ये भी क्या है, रेखा है, ठीक है। समझ में आ गई छठी परिभाषा, पृष्ठ के किनारे क्या होती है, रेखाएं होती है, ठीक है। सातवीं परिभाषा देखो, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, सपाट का नाम आ गया वापस, ठीक है। जैसे कि ये है एक समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ है, ये ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। मतलब देखो ये रेखा है, ये जो पृष्ठ बन रहा है किससे बन रहा है, रेखाओं से मिलकर तो बन रहा है, ये सब रेखा है, देखो ये सब मैं क्या खींच रहा हूँ, रेखाएं खींच रहा हूँ। तो सपाट का नाम आते ही समझ जाना कि कोई भी चीज किसी चीज से मिलकर बन रही है। तो बताओ ये समतल पृष्ठ किससे मिलकर बना है, सपाट रेखाओं से मिलकर बना है। आया समझ में? तो ये थी अपने यूक्लिड की परिभाषाएं, 7 परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अभिग्रहित, फिर पढ़ेंगे अभिधारणाएं, ठीक है। तो इसको डालो एक बार। अब यूक्लिड की परिभाषाओं के बाद में यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिग्रहित के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। यूक्लिड ने समझाया है कि अभिग्रहित कितने हैं, इसने 7 दिए, कितने दिए, 7 दिए। अब अभिग्रहित के अंदर किस किस को शामिल करते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। देखो यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिग्रहित कितने हैं, 7 है, याद रखना आप, ठीक है। वे वस्तु, पहले देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसे कि मान लो कोई वस्तु ए है, इसके बराबर में कौन सी है, बी वस्तु, ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर में है, ठीक है, और ए जो वस्तु है और किसके, बी के बराबर में तो है ही है, और एक सी के बराबर में भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी के बराबर में आ रहा है और ए सी के बराबर में आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये वाली वस्तु ए थी जो एक ही वस्तु के थी बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। अब ए के बराबर में बी है और ए के बराबर में क्या है, सी, तो ए बराबर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ए के बराबर में बी है तो ए के बराबर में सी भी है, तो ए और सी दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये था अपने पहला अभिग्रहित। दूसरा देखो, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने मान लिए यहाँ पे 5 है, क्या ये 5 के बराबर है, हाँ है, ठीक है। यदि बराबर ये बराबर हो गए, दोनों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों में मतलब अब मैं 5 के अंदर जोड़ रहा हूँ 3, ठीक है। अब इन बराबरों में 5 और 5 बराबर थे, मैं क्या जोड़ेंगे, बराबर संख्या जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें भी कितने जोड़ेंगे, 3, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, और इधर बराबर आ रहा है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। यदि बराबर के अंदर बराबर संख्या जोड़ी हमने तो वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 8 और 8 दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर आ गए, ठीक है। ये था अपने अभिग्रहित नंबर 2।
फिर देखो तीसरा क्या कह रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये 8 है और इधर भी 8 है। यदि बराबर हो, ये दोनों बराबर है, को बराबरों में से मान लो कि मैंने इस बराबर में 8 में क्या घटाया, बराबर बराबर 3 घटाए, तो 5 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, सॉरी 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 5, बराबर 8 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 5। तो देखो बराबरों में बराबर बराबर संख्या घटाएंगे तो वो भी क्या आ जाएंगे, अपने बराबर आ जाएंगे, तो 5 बराबर 5 आ गया। ठीक है, ये था अपने अभिकरण नंबर 3। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, बराबर बराबर थे, बराबर संख्या घटाई तो पूर्ण भी बराबर होगा, मतलब जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। तो ये देखो बराबर आया। ठीक है, फिर देखो चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का नाम आपके पहले आ चुका है, दो चरों वाले एक समीकरण पढ़े थे उसके अंदर। ठीक है, तो शायद आपके नहीं आपके नहीं आया अभी तक संपाती वाला नाम। देखो संपाती का मतलब ये होता है कि मान लो कि मैंने कोई रेखा खींची ये वाली, ठीक है, अब संपाती का मतलब होता है कि इसी के ऊपर क्या आती है, एक और रेखा जाती है। देखो इसी के ऊपर क्या आ गई, एक और रेखा आ गई, एक रेखा नीचे थी उसके ऊपर क्या आ गई, एक और रेखा आ गई। समझो जैसे कि ये पूरा एक क्या है, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, मैं सेम इस साइज का लंबाई और चौड़ाई का बोर्ड लेके आऊं और इसके सामने ऐसे रख दूं, तो क्या पीछे वाला बोर्ड दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। तो मतलब वो ये वाला बोर्ड और एक और मैं जो नया बोर्ड लाऊंगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये अपनी किताब है, ऐसी कोई मैं एक और किताब लेके आऊँ 9th क्लास की, सेम ऐसी कैसी, इसके ऊपर रखूँ तो क्या पीछे वाली किताब को वो ढक देगी, हाँ ढक देगी। तो ये वाली किताब और जो मैं इस किताब के आगे रखूंगा वो दोनों क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो बोर्ड ने बोर्ड को ढका तो बोर्ड और बोर्ड दोनों क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो ये लाइन खींच दी और इसके ऊपर थोड़ी गहरी कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये था अपने अभिकरण नंबर 4। अब 5वां देखो, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। देखो ये बोर्ड पूरा है कि नहीं है, है पूरा बोर्ड। ठीक है, अपने भाग, अब इसकी क्या कर दी मैंने मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया। ठीक है, काट दिया, तो ये तो क्या हो गया, इसका एक हिस्सा हो गया, एक भाग हो गया, ये कट हो गया, साइड में हो गया। अब ये देखो ये तो क्या है, इसका एक भाग है और ये पूरा क्या था, पूर्ण अपने भाग, मतलब ये वाला जो हिस्सा है काटा हमने, ये वाला जो हिस्सा है क्या ये इस वाले भाग से बड़ा है या छोटा है, ये तो छोटा ही है। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब जो पूरा है वो अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये पूरा जो बोर्ड है इस टुकड़े से बड़ा है। ठीक है, ये पूरा जो बोर्ड है इस वाले टुकड़े से जो मैंने यहाँ पे काटा उससे क्या है, बड़ा है। जैसे मानो कि ये जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या है, अपने आयत, इस आयत में मैंने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ठीक है, अब ये जो कट किया ये वाला भाग जो है कौन सा, छोटा वाला भाग, लेकिन ये तो पूरा था, मतलब पूर्ण भाग है। ये वाला भाग जो है इस जो कट किया हमने उस भाग से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। वैसे दिख ही रहा है बड़ा है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये 5वां वाला। अब देखो 6वां, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि एक वस्तु है ए, एक तो वही वस्तु क्या है ए। अब ये जो ए है किसके बराबर है, दुगने, इसके एक्स के दुगने के बराबर है। ठीक है, ए जो है इस एक्स के क्या है, दुगने के बराबर है। और मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो ए है इस वाई के भी क्या है, दुगने के बराबर है। ठीक है, अब ए जो वस्तु है इस x के दुगने के बराबर है और ए जो वस्तु है इस y के भी क्या है, दुगने के बराबर है। तो दुगने के परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के दुगने, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2y। तो 2x और 2y दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो 7वां अभिकरण, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं।
एक ही वस्तु के आधे, मान लो कि ए वस्तु है, ए वस्तु है, ये इस 1/2 x के बराबर है और 1/2 x के बराबर है, ठीक है। ये जो a है इधर y कर दो, ये जो a है इस x का क्या है, आधे के बराबर है, ये जो a है इस y की क्या है, आधे के बराबर है, ठीक है। अब देखो a x के आधे के बराबर है और a y के आधे के बराबर है, तो ये जो आधे आधे वाले भाग है तो वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे अपन, 1/2 x बराबर क्या होगा, 1/2 y, ठीक है। तो एक ही वस्तु के आधे 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 भाग हैं परस्पर, वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हमने यूक्लिड की परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया, 7 परिभाषाएं थे। हमने यूक्लिड के अभिकृत 7 अभिकृत थे, उनका अध्ययन भी कर लिया, ठीक है। अब क्या बची, अभिधारणाएं। अभिधारणाएं अपने 5 होती है, पहले इसको उतार लो समझना, फिर आप आगे अभिधारणाएं बताना, ठीक है। इसको उतार लो पहले। अब देखो अपने परिभाषाएं होने के बाद, विकृत होने के बाद अब आती है अभिधारणाएं, ठीक है। अब अभिधारणाएं, एक चीज आप नोट करना, नोट करके लिख लेना कि जो परिभाषा है और अभिकृत है, ठीक है, परिभाषाएं और जो अभिकृत है, गणित के अंदर अपन हर जगह इसको थोड़ा सा लागू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभिधारणाएं हैं, अभिधारणाएं जो है केवल और केवल क्या होती है, ज्यामिति में ही लागू होती है, ठीक है। तो नोट करके लिख लेना कि यूक्लिड की जो परिभाषा है तथा अभिकृत है गणित के अंदर लागू कर सकते हैं, परंतु अभिधारणाएं जो है केवल और केवल ज्यामिति में ही लागू होती है, ठीक है। अब देखो यूक्लिड की अवधारणाएं। अब यूक्लिड द्वारा दी गई अवधारणाएं देखो, पहली है अपने यूक्लिड द्वारा कितनी अवधारणाएं दी गई है, 5 अभिधारणाएं दी गई है। इसके अंदर पहली है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ये बिंदु ले लो और एक बिंदु ये ले लो, इस बिंदु से इस बिंदु तक क्या कर सकते हैं अपन, एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये बिंदु सीधे ही क्यों लिए, ये ले लो, ऐसे ले लो तो भी क्या खींचेंगे, एक रेखा ही खींचेगी, ऐसे ले लो तो भी कितने रेखाएं होगी, एक रेखा होगी, ठीक है। ऐसे ले लो तो भी कितनी रेखाएं होगी, एक रेखा ही होगी। तो दो बिंदु, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, ये बिंदु हो गया, इसके ये अन्य बिंदु हो गया, तक केवल और केवल एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इससे ऐसे नहीं कि एक और रेखा खींच सकते हैं अपन, केवल केवल एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, सीधी रेखा ही खींच सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो एक शांत रेखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाम आया शांत, शांत का मतलब क्या होता है, रेखाखंड होता है। क्या होता है, रेखाखंड, ठीक है। एक रेखाखंड या फिर एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये कोई रेखाखंड है, मैंने मान लिया ये ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। अब ये ए बी ए से लेके बी तक गया, उसके आगे नहीं गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, अनिश्चित रूप से डिस करके क्या कर सकते हैं अपन, आगे बढ़ा सकते हैं इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इधर ही बढ़ा सकते हैं और इधर ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये थी अपने अभिधारणा नंबर 2। फिर देखो तीसरा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब आपको पता है कि केंद्र किसे बोलते हैं, त्रिज्या किसे बोलते हैं, ठीक है। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि केंद्र क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो सब जानते हैं कि ये केंद्र होता है, ये क्या होता है, वृत्त। केंद्र से लेकर परिधि तक क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। अब ये तो हमको पता है, लेकिन ये काफी समय पहले की बात कर रहा है, ये आज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ज्यामिति ने आज ये नहीं बनाए नियम, ये नियम काफी टाइम पहले बन चुके हैं। तो देखो किसी को केंद्र मानकर, मान लो कि मैंने इसको क्या मान लिया, केंद्र मान लिया, और किसी त्रिज्या से मतलब ये मैंने त्रिज्या खींच ली, ठीक है। केंद्र से एक वृत्त खींचा जा सकता है, केंद्र ये मान लिया, त्रिज्या मैंने ये मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक वृत्त खींच सकता हूँ, ठीक है। केंद्र पर रखकर क्या कर सकते हैं अपन, एक वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या को एक त्रिज्या से क्या खींच सकता है, एक वृत्त खींचा जा सकता है। फिर देखो अपने अभिधारणा नंबर 4,
सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हमें पता है कि समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री वाले कोण क्या बोलते हैं, हम समकोण बोलते हैं। तो सारे समकोण जो 90 डिग्री के होंगे बराबर होंगे। लेकिन ये काफ़ी समय पहले की बात कर रहा है कि उस समय उसने क्या बोला था कि सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लो कि ये मैंने समकोण मतलब 90 डिग्री कोण खींच लिया और एक ये कोण, क्या ये वाला कोण ये कितना है, 90 डिग्री, और ये भी कितना है, 90 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। तो एक मान लो ये 90 डिग्री, ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री। तो क्या दोनों कोण बराबर है? हाँ, दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, फिर देखो अपने पांचवी अभिधारणा इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। ठीक है, मान लो कि एक रेखा तो ये रही है और एक रेखा ये है। ठीक है, तिरछी बनाई मैंने, लेकिन है कैसे, सीधी है। देखो ये भी सीधी एकदम, और ये भी क्या है, सीधी। सीधी का मतलब ये नहीं होता कि ये है, ठीक है, सीधी का मतलब ये होता है कि कैसे, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, दो सीधी रेखाएं हैं और एक और क्या आ रही है, सीधी रेखा। सीधी रेखा आकर क्या करेगी, इस रेखा और इस रेखा दोनों के ऊपर क्या हो गई, गिर गई। यदि एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, दो सीधी रेखा, ये दोनों सीधी रेखाओं पर गिरकर, ये गिर गई, पर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि, ठीक है, सीधी रेखा यहाँ गिरी, मतलब जिस तरफ, इस तरफ क्या बना रही है, अंतःकोण। इधर भी क्या बन रहे हैं, अंतःकोण बन रहे हैं। ठीक है, ये भी अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दो कोणों का योग, इन दोनों या इन दोनों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, दो समकोण से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि दो समकोण का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180। इसको मान लो कोण x, इसको मान लो कोण y डिग्री। ये तो क्या x डिग्री, ये हो गया y डिग्री। इसको मान लो z और इसको मान लो a। ठीक है, दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, दोनों सीधी रेखाएं कौन सी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को बढ़ाओ। इसको बढ़ाया मैंने, इसको बढ़ाया मैंने, ये बढ़ाया, तो क्या हो गया, एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे। इन दोनों को बढ़ाओ, टाइम पे ले जाओ, मिलेगी नहीं आपस में, कितनी भी बढ़ाएंगे अपन, ये दोनों क्या होगी, मिलेगी नहीं। ठीक है, समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, उसी ओर मिलती है, मतलब किस ओर मिली है, हमारे इस ओर, x और y की तरफ, उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। मतलब कि कोण x प्लस कोण y का योग क्या होगा, कम होगा, किससे, 180 डिग्री से। किस तरफ कम होगा, जहां जिस तरफ दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। इधर नहीं मिल रही तो इनका योग क्या होगा, 180 से अधिक होगा। ठीक है, या फिर 180 के बराबर हो सकता है, या फिर 180 से अधिक हो सकता है। जिस तरफ दोनों रेखाएं कटती है उस तरफ क्या होता है, दोनों कोणों का योग क्या होता है, दोनों अंतःकोण है, दोनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो अब हमने परिभाषाएं, अभिकृत और अभिधारणाएं पढ़ चुके हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, हमारे 5.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से उतारना, अच्छे से समझना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो